हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीमेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके सो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं ऑन द बोर्ड समरी। गाइस, आज इस समरी में हम लोग बात करेंगे एक ब्रिटिश राइटर, एक अमेरिकन राइटर पर्लेस बक के बारे में। यानी पर्लेस बक जो है ये एक अमेरिकन राइटर है जो कि चाइना में रहती है अपनी फैमिली के साथ। यानी बचपन से ये चाइना में सेटल हो गई थी। और पर्लेस बक जो है ये एक फीमेल राइटर है। चूँकि ये एक ब्रिटिश राइटर है, अंग्रेज राइटर है, तो इसके नाम से पता नहीं चल पाता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगा इसका, ये जो है पर्लेस बक ये एक फीमेल राइटर है। ओके, ये क्या चैप्टर जो है, चैप्टर कौन सा, तो बिहार बोर्ड क्लास 12 की जो बुक है रेनबो का, उसका प्रोज सेक्शन का चैप्टर 10 है जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई। इसका मतलब हुआ क्या कि यात्रियों की आंखों से भारत, जो कि पर्लेस के द्वारा लिखा गया है। यानी यात्रियों की आंखों से भारत, यानी यहाँ पे यात्री की जो बात हो रही है वो कौन से, तो पर्लेस बक के बारे में बात किया जा रहा है। यानी यहाँ पे जो यात्री है, ट्रेवलर है, कौन है, पर्लेस बक है। ओके, वो जब भारत आई थी तो भारत आने के बाद उन्होंने भारत के लोगों से मिला। भारत के लोगों से मिलने के बाद भारत की जो समस्याएं हैं, भारत की जो खूबसूरती है, भारत में जो भी चीज़ समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों को वो देख करके अपनी आंखों देखा हाल इसमें बयां की है इस चैप्टर में। ओके, और गाइज होता क्या है कि जो ये पर्लेस बक होती है ये क्या चाइना में सेटल रहती हैं, तो इनके फैमिली का एक डॉक्टर होता है। ओके, इनके फैमिली में जो भी चीज़ बीमार पड़ते हैं तो उनको देखने के लिए एक डॉक्टर रखे रहते हैं। तो उनके फैमिली के जो डॉक्टर होते हैं वो कहीं और के नहीं बल्कि इंडिया के ही थे, इंडियन डॉक्टर थे। और जो डॉक्टर थे उनकी जो वाइफ होती हैं वो हमेशा भारत के बारे में चर्चा करते रहती है, बताते रहती है। किसको, पर्लेस बक को। जब ये बचपन में छोटी थी तब उस समय की बात है। तो बचपन में ही वो क्या, इस यहाँ के जो महात्मा बुद्ध है, गौतम बुद्ध हैं बौद्धिज्म में, उनके बारे में ये हमेशा जो डॉक्टर की पत्नी थी वो बताते रहती थी। तो इस चीज़ और इंडिया की खूबसूरती को लेकर के भी वो बताती रहती थी कि भारत में मेनली दो तरह के लोग रहते हैं, ग्रामीण जीवन में, एक शहरी जीवन। दोनों में रहने में क्या डिफरेंट है। ग्रामीण जीवन में रहने वाले लोग थोड़ा सा गरीब होते हैं, शहर में रहने वाले अमीर होते हैं। इस तरह की बातें वहाँ पर बताई जाती थी बचपन के टाइम में। तो शुरू से ही पर्लेस बक को क्या है कि भारत घूमने का शौक, एक तरह से क्या जुनून रहता बचपन से कि नहीं हम जब बड़े होंगे तो इंडिया का क्या करेंगे, सैर करेंगे, ट्रैवलर यानी यात्री के रूप में वहाँ पे जाएंगे और उसका भ्रमण करेंगे। यानी शुरुआत से बचपन से इसके माइंड में सेट रहती है। ओके, इसलिए वो भारत आती हैं। तो भारत आती है तो फिर वो क्या क्या बताती है, क्या क्या देखती है, उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई के समरी को। ओके, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप लाइन बाय लाइन अच्छे से देखते जाइएगा। तो पहला लाइन क्या है गाइस कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैज़ बीन रिटन बाय पर्लेस बक। यानी इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई जो है ये पर्लेस बक के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। ओके, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स। और ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, ये एक एक्सट्रैक्ट है, यानी सारांश है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया बुक था, वर्क था, माय सेवरल वर्ड्स, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है, उसी से लिया गया एक भाग है। ये लाइन आपको याद रखना कि ये जो इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई ये किससे लिया गया है, तो माय सेवरल वर्ड्स से। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है। क्लियर है गाइज। और देखिए आप लोग यहाँ सोच रहे हैं कि जो चैप्टर राइटर है उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ डेथ क्या है। तो गाइज इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया। जितने भी चैप्टर्स हैं 21 चैप्टर्स है रेनबो का, सारे के जो चैप्टर हैं, चैप्टर का राइटर कौन है, वो चैप्टर ऐसे है फिर या फिर स्टोरी है, पोएम है। ओके, इस तरह से क्या है वो, और जितने भी राइटर उनका जन्म कब हुआ, उनका मरण कब हुआ, और वो किस कंट्री के थे, ये सारा मैं एक ही वीडियो बना रखा है। यानी क्या, चैप्टर और देयर राइटर्स के ऊपर वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि कौन से राइटर का जन्म कब हुआ था। क्लियर है। अभी फिलहाल देखते हैं क्या है कि इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई सेवरल वर्ड्स, दिस इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ, रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ। अब ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये क्या है, तो उनके द्वारा एक पर्सनल रिकॉर्ड यानी क्या व्यक्तिगत लेखा जोखा है। यानी वो जब भारत आई थी तो वो खुद अपनी आंखों से भारत की जो स्थिति है, भारत के बारे में देखी, वही चीज़ को यहाँ पे वो लिखी है। क्लियर है गाइस। वहाँ पे ये देखते हैं कि भारत में मेनली वो दो ग्रुप के व्यक्ति को देखने आई थी, एक शहरी जीवन के लोगों को, एक ग्रामीण जीवन के लोगों को। और शहरी
शहरी लोगों के बारे में यही देखने आई थी कि शहर में जो युवा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट होते हैं, यानी कि आप पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ पे जो यहाँ शहर के जो युवा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षित होते हैं, और ग्रामीण में गांव में जो रहने वाले लोग होते हैं वो किसान होते हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल दयनीय होती है। इन सारी चीज़ों को वो देखने आई थी। आगे फिर क्या देखती हैं वो आगे देखते हैं। आगे वो क्या कहते हैं कि इट शोज हर लव फॉर इंडियन विलेजर्स, और ये जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, ये भारत के प्रति उनका स्नेह को दिखाती है। ओके, यानी भारत के प्रति उनका प्यार कितना है, लगाव कितना, स्नेह कितना, उस चीज़ को ये चैप्टर दिखाती है। चलिए अब फिर वो कहती है कि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देश है, यहाँ पे सारे धर्मों के लोग सभी एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पे सारे कलर के व्यक्ति एक साथ रहते हैं। आप अलग अलग देश में जाएंगे तो आपको अलग अलग कलर के लोग मिलेंगे, आप अफ्रीका जाएंगे तो आपको काले लोग मिलेंगे, आप अमेरिका जाएंगे तो आपको गोरे लोग मिलेंगे। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काले लोग भी रहते हैं, गोरे लोग भी रहते हैं, चॉकलेटी कलर के भी लोग रहते हैं, सारे कलर के लोग रहते हैं, बिल्कुल एक साथ रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं फिर भी एक साथ रहते हैं। आप बहुत सारे ऐसे कंट्री जाएंगे जहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहते हैं ज़्यादा करके, लेकिन इंडिया एक ऐसा खूबसूरत देश है जहाँ पे सारे समुदाय के लोग एक साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं, सारे कलर का, यहाँ पे कोई रंग का कोई भेदभाव नहीं है। ओके, आगे फिर देखिए क्या कहती हैं कि द चिल्ड्रेन ऑफ द इंडियन विलेजर्स वर इन वेरी बैड कंडीशन, और वो कहती हैं कि भारत के जो बच्चे होते हैं, भारत के गांव के जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण जीवन में जो रहने वाले, यानी भारत के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या दयनीय स्थिति में रहते हैं, उनका जो हालत होता है काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, कंडीशन बैड होता है। ओके, आगे फिर देखिए वो क्या कहती हैं कि सी डिस्क्राइब्स कश्मीर वेरी ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे देखिए भारत के बुराई को भी यूँ बता रही है कि भारत में ग्रामीण जीवन है, काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन है, भारत की एक तरफ बुराई भी कर रही है और जहाँ पे भारत की बड़ाई करना है वहाँ बड़ाई भी कर रही है। इनकी जो खूबसूरती है उसको भी ये बयां की है, और इनकी जो नाकामी है, इनमें जो कमियां हैं उनको भी ये बताई हैं। वो कहती है कि सी डिस्क्राइब्स कश्मीर वेरी ब्यूटीफुल, वो कश्मीर के बारे में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन करती हैं। क्या कहती हैं कि द पीपल ऑफ कश्मीर आर वेरी फेयर, यानी कश्मीर के जो लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा गोरे चिट्टे होते हैं, यानी गोरा होते हैं। वो इसलिए कि गाइस वहाँ पे बर्फीली इलाका है, वहाँ गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ता है, गर्मी तो पड़ता ही नहीं, हमेशा वहाँ पे ठंडी रहती है, तो वहाँ पे इसलिए क्या होता है वहाँ के लोग गोरे चिट्टे रहते हैं। और आगे देखिए वो क्या कह रही है कि द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ यूनिक, यानी वो कह रही है कि कश्मीर की जो सुंदरता है वो अपने आप में एक अलग पहचान बना रखी है, वो उसकी जो सुंदरता है एक अनोखा है, अद्भुत है, अलग है, सबसे अलग है। यानी क्या कश्मीर की जो सुंदरता है वो क्या यूनिक है, अदृश्य है। आगे फिर क्या कहती है, इनफैक्ट असल में, दरअसल में, इफ़ देर इज़ हेवन ऑन द अर्थ इट इज़ इन कश्मीर, वो असल में कहती हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में है। वो कहती है कि धरती पर कहीं अगर स्वर्ग आपको देखना हो तो आप कहीं मत जाइए, बिल्कुल आप सीधा इंडिया चले जाइए, और इंडिया में एक जगह है कश्मीर, वहाँ पे क्या है, ऐसा मानो कि धरती का वो स्वर्ग है, इसलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आगे फिर देखिए वो क्या कहती हैं कि यहाँ तक तो हो गया गाइस पहला स्टैंजा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि द ऑथरेस कम्स टू इंडिया टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड पीजेंट इन द विलेजेस। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया क्या, वो भारत आई थी मेनली दो तरह के लोगों से मिलने के लिए, दो तरह के लोगों को हालचाल जानने के लिए। वो क्या कि एक शहर में रहने वाले जो युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, पढ़े लिखे, इंटेलेक्चुअल का मतलब बौद्धिक माने क्या, पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको देखने आई थी, और जो गाँव में रहने वाले पीजेंट होते हैं, किसान होते, पीजेंट का मतलब किसान, जो किसान होते हैं उसके हालत को, उसकी स्थिति को देखने आई थी। फिर आगे वो क्या कह रही हैं कि इट वाज द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जब वो आई थी तो वो कह रही कि ये जो समय था वो कब था, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। वो जब इंडिया भ्रमण करने आई थी तो वो टाइम जो था वो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। ओके, फिर आगे देखिए गाइज वो क्या कह रही हैं कि
यहाँ तक तो हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार तक। कह रही कि विच डिस्ट्रॉयड अ लॉट, कह रही कि सेकेंड वर्ल्ड वार का जब टाइम था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या बर्बाद हो गया था। यानी उस समय अंग्रेज जो था हम लोग के यहाँ 200 सालों तक राज किया। कितना? 200 सालों तक राज किया। और उसमें क्या था कि 1914 और से 1918 तक, यानी 1914 टू 1918, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा जान माल की क्षति हुई। और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कब? 1939 से लेकर 1945 तक, ये सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम था। उस समय जब ये आई तो बताई कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम काफ़ी ज़्यादा चीज़ क्या तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें बहुत सारे देश लड़ाई किए थे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह था, अंग्रेज का जो कंट्री है इंग्लैंड था, अमेरिका था, इस तरह से बहुत सारे देश थे। आगे फिर वो क्या कहती हैं कि which destroyed a lot, India taught a lesson to the world that war and killing achieve nothing but loss। और वो कह रही हैं क्या, उस समय भारत ने पूरे दुनिया को एक लेसन दिया, एक सबक सिखाया, क्या कि लड़ाई करने से, वार करने से अपना ही क्षति होता है। और सारे दोनों तरफ के, नहीं दोनों देश, जो भी देश उसमें युद्ध में शामिल होते हैं, उन सारे देश का क्या कुछ फायदा नहीं होता, बल्कि उनका नुकसान ही होता है। ओके, वो क्या, वो भारत एक ऐसा देश था वो जो क्या किया, सभी को सबक दिया, क्या युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करने से हमें हानि होती है, हमारे देश के लोगों की जान माल की क्षति हो जाती है, सैनिक शहीद हो जाते हैं। और यहाँ की जो मतलब इकोनॉमिक है, अर्थशास्त्र, मतलब क्या यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो भी डाउन हो जाती है, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इन सारी चीज़ों से की वजह से वो भारत सबक सबको दिया क्या कि कभी भी युद्ध नहीं करना चाहिए, और भारत कभी भी विश्व युद्ध के पक्ष में नहीं रहता है। ओके, ये चीज़ वो बता रही हैं, कौन? पर्ल एस्बक अपने इस चैप्टर में। आगे फिर वो क्या कह रही हैं, देखिए गाइस, कि यहाँ तक तो हो गया। आगे फिर देखिए क्या कह रही कि द ऑथरेस विजिटेड मैनी प्लेसेस इन इंडिया एंड एक्सपीरियंस द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। और ऑथरेस जो है, कवित्री जो है पर्ल एस्बक, वो भारत के कई हिस्सों, भारत के विभिन्न हिस्सों में वो घूमी, और घूमने के बाद उसका जो एक्सपीरियंस रहा उसको इसमें लिखी है। यानी यहाँ के लोगों के एटीट्यूड को लेकर, यहाँ के लोगों की जो चाल चलन है उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंस को वो इसमें बता रही है। और वो क्या कह रही है कि द पीपल ऑफ बिलोंगिंग मैनी रिलीजन्स लिव टुगेदर इन इंडिया। वो कहती कि यहाँ के लोग अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, अलग अलग धर्मों से संबंध रखते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं लेकिन वो एक साथ बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं, भाईचारे के साथ रह रहे हैं? ऐसा तो खूबसूरत कंट्री होना चाहिए, वो ऐसा वो कह रही हैं। आगे फिर देखिए वो क्या कहती हैं कि यहाँ तक तो हो गया गाइस, लिव टुगेदर इन इंडिया। आगे क्या, द लाइफ स्पैन वाज ओनली 27 ईयर्स इन इंडिया एंड इट वाज द बिग प्रॉब्लम ऑफ मैरिज सिस्टम। अब देखिए वो यहाँ की भारत की जो समस्या है उसको भी यहाँ पे दिखाई है, दिखाने की कोशिश की है। वो क्या कह रही है कि भारत में जो है लाइफ स्पैन जो होता है, यानी जीवन काल जो होता है, वो 27 साल की मात्र होता है। उन्हीं सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात कह रही है कि उस समय जो था 27 साल की उम्र में ही आदमी लगभग मरने के कगार पे हो जाते थे। ओके, तो उस समय क्या था कि शादी विवाह का एक बहुत बड़ा समस्या था। ओके, वो कहती हैं कि उस समय जो था यहाँ भारत की एक ये चीज़ खराबी उन्हें खराब लगा क्या कि भारत में सभी लोग जो है बिल्कुल बचपन में ही उनका शादी हो, जब वो छोटे उम्र के होते हैं तभी उनका मैरिज कर दिया जाता है। इसका रीज़न है कि लोगों की लाइफ स्पैन जो होती है वो बिल्कुल 27 साल की होती है। इसलिए वो क्या कह रही कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे वहाँ पे बचपन में ही शादी कर दिया जाता है। यहाँ तक गाइज आप अगर आप अपने नानी दादी से अगर कहानी सुनेंगे तब वो आपको बताएंगी क्या कि बचपन में ही, पहले कम उम्र में ही यानी क्या शादी कर दिया जाता था लोगों को। यानी भारत में जो लोग थे, पुराने लोग, आप जब आप बात करेंगे तो आपको बताएंगे क्या कि पहले ज़माने में क्या बिल्कुल कम उम्र में, छोटे उम्र में ही शादी कर दिया जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी भारत के लोगों की। आगे फिर वो क्या कहती हैं क्या कि यहाँ तक तो हो गया गाइस मैरिज प्रॉब्लम। इनिशियली मैंने क्या प्रारंभ में, शुरुआत में क्या था कि द पावरफुल पर्सन कुड बी सेलेक्टेड फॉर द लीडरशिप बट
gradually the thoughts developed and the right on began to selected for the leadership of the Indian people। अब देखिए गाइज, वो यहाँ के जो लीडरशिप की बात हो रही, नेतागिरी की बात हो रही है, यहाँ के नेताओं की बात हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे भी बताई है। वो कह रही कि पहले ज़माने में जो था भारत में जो लीडरशिप करने का, जो प्रतिनिधित्व करने का जो पावर था किसके पास, तो दबंग व्यक्ति जो होते थे, पावरफुल मतलब दबंग, जो बाहुबली टाइप के होते हैं, उसके पास ही था। यानी यहाँ पे जो नेता, विधायक, ये प्रधानमंत्री वगैरह जो भी बनते थे, वो सब का सब क्या पावरफुल, जो दबंग लोग रहते थे, रंगबाज जिसको कहते हैं, बाहुबली कहते हैं, वो लोग ही बनते थे। उन्हीं का जो पीढ़ी बाय पीढ़ी, यानी कि उनका जनरेशन बाय जनरेशन ही बनता था, जो दबंग फैमिली से होते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे हमारा देश विकसित हुआ, विकास हुआ, और हमारा देश जैसे ही डेवलप हुआ तो धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म होने लगा। सारे लोग, भारत के जो लोग हैं, उनमें परख होने लगा, ये लोग पढ़े लिखे, तो इनमें क्या सही परफेक्ट व्यक्ति कौन है इस देश को जो प्रतिनिधित्व कर सकता है, उनको चुनने का हक इनको मिल गया। तब जाके ये क्या करते थे कि जो व्यक्ति जो काबिल होते थे अपने देश को प्रतिनिधित्व करने के लिए, उन्हीं को ये लोग चुनते थे और दबंग को नहीं चुनते थे। इनका यह राइट मिल गया था, और ये चीज़ ऐसा तब हुआ जब हमारा देश डेवलप हुआ। ओके, इन सारी चीज़ों को लेकर के परलेस इसमें बताई हैं। ओके गाइस, परलेस ये भी बताई है क्या कि जब वो भारत आई तो यहाँ के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उनसे जब मिली तो मिलने के बाद उन युवाओं से अपने देश के बारे में, भारत के बारे में कुछ जानना चाहिए। तो युवाओं ने बताया ये भी क्या कि भारत जो है वो लगभग अंग्रेज़ों का लगभग 200 सालों तक गुलाम है। तो अंग्रेज़ का वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिया था नौजवान। ओके, और वो साथ इसलिए दिया था कि अंग्रेज़ हमें आज़ाद कर देगा, हमें अपने देश में क्या कर आज़ादी दे देगा। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइम आया तो उस समय फिर अंग्रेज़ ने कहा कि चलो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम अंग्रेज़ ने कहा कि तुम हमें साथ दो इस विश्व युद्ध में, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। लेकिन जब विश्व युद्ध में साथ दिया भारतीयों ने, लेकिन इसको आज़ादी नहीं दिया, और उन्होंने ये कहा कि अभी तुम इस के लायक नहीं हो, तुम अभी आज़ाद होने के लायक नहीं हो। ओके, ये चीज़ सुन करके जो परलेस बक है उनको काफ़ी ज़्यादा शौक लगा कि किसी को आज़ादी दिलाने के लिए ये कहा जाना सही है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। ओके, तब जाके वो सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइम आई, तब नौजवान युवाओं ने कहा क्या, हम अंग्रेज़ का साथ नहीं देंगे जब तक वो हमसे प्रॉमिस नहीं करेंगे क्या कि आपको इस युद्ध के बाद आपको आज़ादी दे देंगे। लेकिन तब परलेस बक कहते हैं कि आप लोग ये बात पहले क्यों नहीं बोले, फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम क्यों नहीं बोले कि आप हमें आज़ादी दीजिएगा। तो उन्होंने कहा क्या, उस समय हमारे पास मजबूरी थी, क्योंकि हमें दो ही रास्ते हैं, या तो हमें अंग्रेज़ के साथ रहना है या तो फिर हमें ग्रामीण परिवेश में रहना है। यानी उस समय जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा, जो भारत के लोग थे आज़ादी से पहले, उनको ना रहने का ढंग था, ना खाने पीने का ढंग था, ना ही बोलने का था, ना ही जस्टिस का कोई भी तरह का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों में ये सब चीज़ था, क्योंकि अंग्रेज़ पढ़े लिखे थे, किस तरह से रहना, कपड़े को पहनने का, रहन सहन का, खाने पीने का तौर तरीका, जस्टिस का, ये सारा इसके पास तरीका था। इसलिए उन्होंने कहा अंग्रेज़ अगर हमें आज़ादी दे देता है तो हमें कुछ मदद भी करेगा, हमें कुछ सीख भी देगा, हमें कुछ सिखाएगा भी, नॉलेज भी देगा, जस्टिस का क्या प्रोसेस है ये भी बताएगा, जिससे हम लोग भी क्या है डेवलप होंगे। इसलिए उन्होंने ये किया कि अंग्रेज़ को साथ दिया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में वो बोला हम साथ नहीं देंगे जब तक वो प्रॉमिस नहीं करेंगे। ओके, इन चीज़ को लेकर के वो उनके पास मजबूरी था। ये जब ग्रामीण इलाके में गई तो ग्रामीण में देखा कि किसी गांव में गई तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे, वो जो पैरालिसिस से अफेक्टेड थे। ओके, नहीं उनको लकवा का बीमारी था, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कपड़ा भी साफ सफाई मतलब नीट एंड क्लीन कपड़े भी पहने हुए थे। ओके, और वो एक अपने दरवाजे पे बैठे थे मच्छरदानी के अंदर, नेट के अंदर, और वो चूँकि पैरालिसिस लकवा का बीमारी था तो वो चल फिर नहीं सकते। तो वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हमेशा सबको कुछ ना कुछ सलाह देते थे, तो लोग उनसे आते थे सलाह लेने के लिए। तो वो सब घर के दरवाजे के बाहर ही वो बैठे रहते थे और वो सबको सलाह देते थे। तो उसी दरमियान क्या परलेस बक जब उस गाँव में आए तो उनसे मिली। तो मिलने के बाद परलेस बक तो चूँकि ये ब्रिटिश थी तो इसको देख करके, इसके पहनने ओढ़ने से, बात विचार से वो व्यक्ति जो था वो पहचान गया, चूँकि व्यक्ति भी पढ़ा लिखा था। तो इनका काफ़ी ज़्यादा स्वागत किया, इनसे अच्छे से बात किया।
ओके, उनको अंदर ले गया, खाना खिलाया, तब इनसे जब बात हुई तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो पर्लस बक है उनको लगा कि नहीं, भारत के गांव के लोग भी जो होते हैं बिल्कुल प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं, जो इस तरह से रिस्पेक्ट से पेश आते हैं, ये भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, इनमें भी क्या बोलने का तरीका होता है, क्योंकि ग्रामीण के एक ही लोग को देख करके उन्होंने ये सारा चीज़ डिसाइड किया। लेकिन उन्होंने कहा कि गाँव के जो किसान होते हैं, पीजेंट होते हैं, गाँव में जो रहने वाले लोग हैं, इनकी हालत थोड़ा सा अच्छी नहीं है, कंडीशन इनकी अच्छी नहीं है, इन्हें अंग्रेज को मदद करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने इस पे 200 साल तक राज किया। अगर भला कोई व्यक्ति 200 साल तक राज किया, उसका देश कैसे ये इस हालात में रह सकता है, ऐसा वो अपनी एक्सपीरियंस में बताई है। क्लियर है गाइज? तब जाके ये फिर क्या होता है, घूमने के बाद यहाँ आई, वो ताजमहल या फिर फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा है, वो दिल्ली का जो राजमहल है, राज किला, वो ये सब देखने नहीं आई थी, लेकिन फिर भी वो देख ली। जब वो ताजमहल, वास्तविक में वो ताजमहल देखने नहीं आई थी, गांव के यानी क्या भारत के दो लोगों की स्थिति को देखने आई थी, ग्रामीण जीवन शहरी जीवन में रहने वाले लोगों को, लेकिन ये ताजमहल को भी देखी, बल्कि लाइट में नहीं, चांद की रोशनी में देखी, जो जिस समय क्या होता है, ताजमहल खूबसूरती बिल्कुल अच्छी होती है, उस समय देखी। वो फतेहपुर सीकरी का जो बुलंद दरवाजा वो भी देखने नहीं गई थी, लेकिन वो भी वो देखी। ओके, नहीं चाहती थी लेकिन वो भी देखी, उसकी भी सुंदरता को देखी। दिल्ली गई, दिल्ली में जो राजमहल होते थे, राजा महाराजा जो पहले किला में रहते थे, उस किला को भी देखना नहीं चाहती, फिर भी उसको भी देखी। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद वो फिर वापस चाइना चली गई, क्योंकि वो अमेरिका ही थे, उसका जो फैमिली था, नेटिव विलेज उनका था कहाँ, अमेरिका, लेकिन उसका फैमिली सेटल था चाइना में, फिर से वो चाइना में चली गई। ओके, यहाँ से गाइज ये कहानी खत्म होती है। ओके, आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई है कितना खूबसूरत है। ये भारत में घूमने के लिए जो आई थी पर्लस बक, उसके द्वारा जो चीज़ देखा है, इंडिया में देखा गया, उसी को वो इसमें लिखी है। क्लियर है? यहाँ पे यात्री जो है वो पर्लस बक खुद है, राइटर खुद है। क्लियर है? सो दोस्तों आप लोग क्या करें कि अभी से एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। ये नहीं कि आप लोग एग्जाम के टाइम आते तब जाके आप जल्दबाजी करते, उसमें आपकी तैयारी नहीं हो पाती। इसलिए आप अभी से ही सारे समरी को देखें। सारा समरी मैं आपको बता दिया है, वो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आप डेली एक समरी कम से कम देखें और अभी से इंग्लिश की तैयारी में लग जाएँ। आपके जो 2022 में एग्जाम होने वाले उसी का ये प्रिपरेशन चल रहा है। आप लोग चैनल से जुड़े रहें, डेली समरी को, ग्रामर सेक्शन का जो भी चीज़ बताया जा रहा है वो सारा चीज़ आप देखें। चाहे अगर आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ग्रामर सेक्शन का पोर्शन देखें, वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, सो गाइस चैनल पे बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, डेली सारे क्लासेस को। ओके, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।